हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑडिट क्लासेस। और हम डिस्कस कर रहे थे कारो 2020। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आ सकता है, मई 22 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। और एक समरी काइंड ऑफ कारो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करा है ताकि आप उसको सुनकर कारो को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने 6 पॉइंट्स आपको करवा दिए थे। वी हैड टॉक्ड अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, वी हैड टॉक्ड अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, loans and advances made by the company, loans, guarantees, investment security as per section 185 186 वाला पॉइंट भी हमने कर लिया था। पब्लिक डिपॉजिट्स वाला 5वां पॉइंट हमने कर लिया था। और लास्ट में जो 6th पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था कॉस्ट रिकॉर्ड्स। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी के पॉइंट्स। तो तैयार हो जाइए 100% अटेंशन के साथ, बहुत अच्छे से देखना है ये लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है ताकि आप कारो 2020 को अच्छे से मेरे साथ में पढ़ सके, एनालाइज कर सके, रिवाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू वी हैव इज कारो 2020 का 7th पॉइंट, दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। सो दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज को वो ही जैसा कारो 2016 में पॉइंट था, सेम वो ही पॉइंट है जहां पर हम स्टैट्यूटरी ड्यूज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज 7th पॉइंट ऑफ कारो, विच कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 पॉइंट्स। एक one is undisputed statutory dues, another is disputed statutory dues। ऑडिटर को दोनों ही statutory dues के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब क्या रिपोर्ट करना है undisputed statutory dues में? तो लिखा है कि क्या कंपनी, whether company is regular, क्या कंपनी रेगुलरली अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे कर रही है? इस कंपनी रेगुलर इन पेइंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज, हाँ या ना? अगर हाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ना, कंपनी रेगुलर नहीं है, तो क्या होगा? चलो रीड करते हैं। तो लिखा है, इज द कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब ऐसे ड्यूज जो अभी जमा नहीं करवाए हैं पर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, किसी कोर्ट, किसी ट्राइब्यूनल में कुछ केस भी नहीं चल रहा है, स्टैट्यूटरी ड्यू पड़ा है, ओवर ड्यू, अनडिस्प्यूटेड है। अनडिस्प्यूटेड मतलब कहीं कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो भी एक्साइज ड्यूटी सेस था, क्या उनको रेगुलरली अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास जमा करवा रही है? इफ नॉट, अगर नहीं करवा रही है तो द एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। कितना स्टैट्यूटरी ड्यू पेंडिंग पड़ा है ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और उसको ड्यू हो चुके 6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं, शैल बी इंडिकेटेड बाय द ऑडिटर। लिसन वेरी केयरफुली। सो वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर कंपनी सारे ड्यूज अच्छे से जमा करा रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर कंपनी जमा नहीं करवा रही है तो ऑडिटर शैल डिस्क्लोज, ऑडिटर कारो में डिस्क्लोज करेगा, कारो के इस 7th पॉइंट में डिस्क्लोज करेगा क्या? द अमाउंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू, अमाउंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यू विच इज आउटस्टैंडिंग, विच इज इन एरियर, विच इज ओवर ड्यू। ऐसा स्टैट्यूटरी ड्यू का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, एरियर में है, ओवर ड्यू है, कब? एज ऑन 31st मार्च ऑफ द करंट ईयर। जिस ईयर की ऑडिट हो रही है उस ईयर के एंड में ड्यू पड़ा है एक तो, एंड इट हैज बीन मोर देन 6 months, 6 महीने हो गए फ्रॉम द डेट it became payable। उसको ड्यू हो चुके 6 मंथ से ज्यादा हो गए हैं। मैम एग्जाम्पल बताइए। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई स्टैट्यूटरी ड्यू है जो हम अगर ऑडिट कर रहे हैं 31 मार्च 2021 के एंड होने की, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक की ऑडिट हम कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी ड्यू जब ड्यू हुआ था तब था 1 ऑफ सपोज फॉर एग्जाम्पल मई 20, 31 मार्च को इट वॉज ड्यू,
और कारों की रिपोर्ट बनी। तो देखिए, क्या वो 31 मार्च के दिन ड्यू है? हाँ है। क्या उसको ड्यू हो चुके 31 मार्च के दिन 6 महीने से ज्यादा हो गए? तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स कितने महीने हो गए हैं? इट्स बीन 11 मंथ्स इट इज ड्यू। तो यस, कारों में रिपोर्टिंग होगी। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करती हूँ कि ये ड्यू हुआ है सपोज 1 नवंबर 20 को और 31 मार्च के दिन ड्यू पड़ा है, तो 31 मार्च के दिन ड्यू तो पड़ा है, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इसको ड्यू हुए 5 महीने ही हुए हैं। तो कारों में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही स्टैट्यूटरी ड्यूज को गाइस रिपोर्ट करना है जो 31 मार्च के दिन ड्यू हो गए हैं और उनको ड्यू हो चुके 6 मंथ से ज्यादा हो गए। So this is the provision of undisputed statutory dues। और disputed statutory dues में तो सिंपल एक चीज रिपोर्ट करनी है कि अगर कोई statutory ड्यू जमा नहीं हुआ है क्योंकि उसके ऊपर एक डिस्प्यूट चल रहा है, सपोज असेसिंग ऑफिसर ने मुझे कहा आपने इनकम टैक्स कम पे किया है और मैंने एक अपील लगाई है, एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि मेरे हिसाब से इतना ही बनता है, तो अगर हमारा केस कहीं कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में चल रहा है तो ऑडिटर क्या डिस्क्लोज करेगा? ऑडिटर शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ disputed statutory due and the forum and the platform, the court in which this dispute is going on. Let's read it. In case statutory dues are referred, has not been deposited on account of any झगड़ा, on account of any dispute, auditor क्या रिपोर्ट करेगा? अमाउंट एंड फोरम जहां पर ये चल रहा है डिस्प्यूट। सो दिस वाज रिपोर्टिंग ऑन स्टैट्यूटरी ड्यू। स्टैट्यूटरी ड्यू को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। अनडिस्प्यूटेड जहां पर हमें अमाउंट बताना है, उन स्टैट्यूटरी ड्यूज का जो 31 मार्च के दिन ड्यू है और उनको ड्यू हो चुके 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। और डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज में हमें बताना है कि कितने अमाउंट का स्टैट्यूटरी ड्यू डिस्प्यूट में है और कौन से फोरम में, कौन से कोर्ट में वो डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, द 8th पॉइंट ऑफ आर कारो, इट्स अनरिकॉर्डेड इनकम। तो ऑडिटर यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में भी क्या करेगा? डिस्क्लोजर करेगा। देखिए, वेदर एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ऑडिटर के सामने आया है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है बट हैज बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, if so whether previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts or not। तो लिखा है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई इनकम जो वैसे तो अनरिकॉर्डेड थी लेकिन असेसी ने उसको क्या किया है? इनकम टैक्स के सामने सरेंडर किया है या डिस्क्लोज किया है। तो क्या ये इनकम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है या नहीं है? वेरी सिंपल, दिस इज अ न्यू पॉइंट विच इज एडेड इन कारो 2020, जहां पर हम रिपोर्ट करते हैं किसके बारे में? अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में, कि ऐसी कोई भी इनकम जो असेसी ने सरेंडर करी है, डिस्क्लोज करी है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो वो ऑडिटर will make sure whether such entries, income or transactions have been appropriately disclosed, adequately disclosed in the accounts or not। Moving on to the 9th point। 9th point simple point है, क्या पूरे साल में कंपनी ने कभी भी डिफॉल्ट किया है? हमें लिखना है डिफॉल्ट के बारे में। डिफॉल्ट किसमें? इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू बैंक्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिबेंचर होल्डर्स। 4 जनों को डिफॉल्ट किया है। अगेन रिपीट कर रही हूं, इस पॉइंट में क्या लिखा है कि कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है किसको चुकाने में? बैंक को चुकाने में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चुकाने में, गवर्नमेंट को चुकाने में और डिबेंचर होल्डर्स को चुकाने में। द कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट इन व्हाट? रीपेमेंट। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट टू किसको? कौन कौन से पॉइंट्स है? 1 2 3 4। अगर इनको चुकाने में डिफॉल्ट किया है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। ओके, अब क्या रिपोर्ट करेगा? पहला पॉइंट,
whether company has defaulted in repayment of loans, borrowings, interest. If yes, we will report the period and the amount of default. कैसे? Nature of borrowings, name of lender, amount not paid, okay, just a second. डिफॉल्ट प्रिंसिपल में किया है या इंटरेस्ट में, कितने दिन का डीले है, रिमार्क्स इफ एनी. तो ना हमें ये सारी चीजें इन्फॉर्म करनी है. जब भी कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इन रीपेमेंट तो हमें इन्फॉर्म करना है इनके बारे में. वी हैव टू स्टेट कितने टाइम से अमाउंट का डिफॉल्ट चल रहा है, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, एंड अदर डिस्क्लोजर्स ऑल्सो, जैसे नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कितने टाइम का डिफॉल्ट है, नेचर ऑफ डिफॉल्ट, ये सब हम रिपोर्ट करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर. क्या कंपनी एक विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आई है क्या? अदर, whether company is declared a willful defaulter by any bank or financial institution, whether the term loans were applied for the purpose. अगर कंपनी ने कुछ लोन वोन लिए हैं तो whether it was applied for the proper purpose or not. See, it's very important, understand. Purpose for which the loans were obtained, if not, the amount so diverted and the purpose for which it is used has to be reported. अब इन दोनों पॉइंट्स पर अगर थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो क्या कंपनी एक विलफुल डिफॉल्टर बनी है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड विलफुल? विलफुल मतलब जानबूझकर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है. कंपनी के पास देने के लिए पैसा है, एसेट्स है, लेकिन फिर भी कंपनी अपने फंड्स, अपने लोन्स को नहीं चुका पा रही है. अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसा लगता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, ऑडिटर को भी ऐसा लगता है, तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. तो वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज विलफुल मतलब जानबूझकर, इट हैज कैपेसिटी टू रीपे द फंड्स बट स्टिल इट इज नॉट पेइंग, तो इन दैट केस यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे. बाकी कंपनी ने जो लोन लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर होल्डर्स से, जिस पर्पस के लिए लिया है, क्या उसी पर्पस के लिए खर्च किया है या नहीं किया है, एंड यूज ऑफ मनी पर रिपोर्ट करेंगे. अगर जिस पर्पस के लिए लिया है, जहां से जैसे लिया है, एप्लीकेशन उसी जगह पर हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन कंपनी ने लिया एक्स पर्पस के लिए लोन था, लेकिन खर्च वाई के लिए किया है, तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्लोज करो कि किस पर्पस के लिए उस लोन के अमाउंट को खर्च कर दिया गया था. नेक्स्ट, वेदर द फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस वर यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. देखिए, हम जब भी पैसा अक्वायर करते हैं तो शॉर्ट टर्म का अगर फंड लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में यूटिलाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म का फंडिंग लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज करते हैं. लेकिन यहाँ पर कंपनी ने पैसा शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए लिया था, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस में डाल दिया, तो यहाँ पर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा. व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट मैम? पॉइंट ये है कि अगर मैंने घर से पैसे लिए हैं कि मैं गोल्ड सिल्वर खरीद रही हूं, तो डेफिनेटली मुझे उस पैसे को गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मैं उसकी नॉर्मल शॉपिंग करके आ गई और पैसे को वेस्ट कर दिया. या वाइसा वर्सा भी सुनिए, अगर मैं घर से छोटा छोटा अमाउंट ले रही हूं और डे टू डे चीजों के लिए यूटिलाइज नहीं करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूं, तो शायद कंपनी लिक्विडिटी क्रंचेस फेस करेगी. तो जिस चीज का पैसा है उसी चीज में खर्च करना बेहतर है. यू शुड मेंटेन अ इक्विलिब्रियम, बिकॉज अगर शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में डालोगे तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आएगी, कंपनी के पास कैश इश्यूज होंगे, और अगर लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में यूज करने लग गए तो कंपनी की कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो ऑडिटर यहाँ पे कमेंट करेगा शॉर्ट टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में यूटिलाइज हो रहा है, लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. whether the company has raised loans. Next point. During the year on underline करो word pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures, associate. If yes, अगर कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज पे रखकर लोन दिया है तो उसकी डिटेल्स दीजिए. यहाँ पर यही लिखा है रिपोर्ट इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ सच लोन्स रेज. सिंपल, अगर कंपनी ने अपनी सब्सिडियरीज की, एसोसिएट कंपनीज की, जॉइंट वेंचर्स की जो सिक्योरिटीज है उनको प्लेज पे रख के
अगर उनको गिरवी रखकर कोई लोन लिया है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो गाइज इस पॉइंट में कितने रिपोर्टिंग पॉइंट्स है? टोटल वी हैव टू रिपोर्ट ऑन 5 पॉइंट्स। और वो 5 पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, किसको रीपे करने में? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिबेंचर होल्डर्स, तो रिपोर्ट करो। सेकेंड पॉइंट, क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर है? थर्ड पॉइंट, क्या कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसी पर्पस के लिए खर्च किया या नहीं करा? फोर्थ पॉइंट, क्या कंपनी ने लिया शॉर्ट टर्म फंड था, खर्च कर दिया लॉन्ग टर्म पे, और वाइस वर्सा, तो हमें रिपोर्ट करना है। एंड लास्ट पॉइंट, क्या कंपनी ने सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स की सिक्योरिटीज, शेयर्स को प्लेज पे रखकर लोन लिया है और कहीं उधर तो डिफॉल्ट नहीं कर दिया? तो ऐसी चीजों को भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द 10th पॉइंट। अभी हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए गाइस? सबसे पहले हमने जो 7th पॉइंट डिस्कस किया था वो था स्टैट्यूटरी ड्यूज। नेक्स्ट पॉइंट अनरिकॉर्डेड इनकम। नेक्स्ट पॉइंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। एंड द 10th point which we are starting with is IPO, FPO, term loans, preferential allotment and private placement. ये पॉइंट काफी चीजों को कवर कर रहा है। कौन कौन सी चीजों को कवर कर रहा है आपका 10th पॉइंट? IPO सबसे पहले, FPO राइट, फिर टर्म लोन्स, फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आईपीओ, एफपीओ इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है, टर्म लोन्स इज योर डेट्स, एंड अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट इज अगेन ऑफ योर इक्विटी शेयर्स। तो समवेयर द पॉइंट इज रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। तो पॉइंट ये कहता है कि कंपनी ने अगर पूरे साल में आईपीओ, एफपीओ से फंड इकट्ठा किया है, कंपनी ने आईपीओ, एफपीओ पूरे साल में लिए थे और उससे अमाउंट आया था, तो अमाउंट जो आईपीओ, एफपीओ से आया, अमाउंट रेज्ड थ्रू पूरे साल में आईपीओ, एफपीओ से अगर कोई अमाउंट कंपनी ने रेज किया है तो क्या उसे उसी पर्पस के लिए खर्च किया है जिस पर्पस से कंपनी ने ये पैसा लिया था। द पॉइंट इज ऑल अबाउट पर्पस। सी द फर्स्ट पॉइंट, whether money raised by कौन कौन? IPO, initial public offer, FPO, initial public offer, further public offer, चाहे equity shares हो या debts हो, during the year were applied for the purpose for which they were raised. Very important word, उसी पर्पस के लिए खर्च हुए हैं जिस मकसद से उठाए गए थे। If not, we will show delay, default and subsequent rectification। कि आईपीओ से जो पैसा लिया वो उसी पर्पस के लिए खर्च हुआ, आगे उसी पर्पस के लिए खर्च नहीं हुआ तो कहाँ हुआ, और क्या बाद में वापस उसको करेक्ट यूटिलाइजेशन करा या नहीं करा। फिर नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट योर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कंपनी ने पूरे साल में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग किया है, सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग किया है या नहीं। एंड अगेन, जिस पर्पस के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था और फंड्स इकट्ठे किए थे, क्या वो पर्पस के लिए ही फंड वापस खर्च किया या नहीं किया। इफ नॉट, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन सब में यही है कि अमाउंट जो रेज्ड किया है थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, टर्म लोन्स, इन सबका जो अमाउंट है क्या उसी पर्पस पे खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 कंप्लाई किए या नहीं किए, इस चीज पर हमें क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। दिस इज योर नेक्स्ट 10th point. And now moving on further on the 11th point, which talks about fraud. Fraud noticed or reported by auditor. अगर ऑडिटर को, पॉइंट सिंपल तरीके से ये कहता है कि अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते, अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कोई भी फ्रॉड कंपनी पर दिखा है, ऑन द कंपनी, बाय द कंपनी, कंपनी ने किया है, कंपनी पर हुआ है, तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा। वेरी सिंपल। देखिए यही लिखा है, वेदर एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड, ऑडिटर विल रिपोर्ट इट्स नेचर एंड इट्स अमाउंट इन द ऑडिट रिपोर्ट।
अगर फ्रॉड, इफ एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर इन फॉर्म नंबर ADT4, तो वो यहाँ पर भी मेंशन करेगा. व्हाट इज 143 सबसेक्शन 12? दिस सेज अगर कंपनी पर फ्रॉड हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो ऑडिटर उस फ्रॉड के बारे में किसको बताएगा? हम कंपनी ऑडिट में अच्छे से ये सीख चुके हैं. चैप्टर नंबर 143 सबसेक्शन 12 के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा. वो यहाँ पे भी डिस्क्लोज किया था कि ये हमने फ्रॉड पकड़ा था. हम ADT4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस फ्रॉड के बारे में बताते हैं. एंड लास्ट फ्रॉड का थर्ड रिपोर्टिंग पॉइंट, अगर ऑडिटर ने कोई विसिल ब्लोइंग कंप्लेन सुनी है, किसी विसिल ब्लोअर ने आके ऑडिटर को कंप्लेन किया. हु इज अ विसिल ब्लोअर? कंपनी के अंदर ही कंपनी के एम्प्लॉयज में ही विसिल ब्लोअर्स अपॉइंट करते हैं ताकि कंपनी में कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं बेईमानी बदतमीजी हो रही है, कंपनी में चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केसेस आ रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम इंटरनल मैनेजमेंट अपने बॉस को रिवर्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि अगर ऑडिटर को विसिल ब्लोइंग से कंप्लेन मिली है तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करेगा. क्लास के अंदर क्लास का एक तो ऑथराइज्ड मॉनिटर मैंने रख दिया, सबको पता है कि वो मॉनिटर है, लेकिन एक बंदे को ऐसे ही अपॉइंट कर दूंगी कॉन्फिडेंशियली कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम नजर रख रहे हो सब पे और मुझे टाइम टू टाइम रिपोर्ट करो कि क्या हो रहा है. दैट इज विसिल ब्लोइंग. तो इन दैट केस जो विसिल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, अगर ऑडिटर को विसिल ब्लोअर्स के थ्रू कोई कंपनी की बदमाशी पता चली है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर सकता है. तो ये फ्रॉड के 3 पॉइंट्स है, 3 सब पॉइंट्स है जो हमने कवर किए हैं. दिस वॉज योर 11th पॉइंट. एंड नाउ वी टॉक अबाउट 12th पॉइंट विच इज ऑन योर निधि कंपनी. What is a निधि कंपनी? It's a mutual benefit company and the point is just like Scaro 16 वाला. निधि कंपनी मतलब म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी बोलूं या चिट फंड कंपनी बोलूं, और उसको 3 चीजों के बारे में रिपोर्ट करना है. लिखा है निधि कंपनी में नेट ओन्ड फंड अपॉन डिपॉजिट्स should be minimum, rather should not be less than, rather 1:20. निधि कंपनी 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स रखेगी और निधि कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट में, डिपॉजिट्स में, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया जाएगा. तो निधि कंपनी की हमें कितनी बातें रिपोर्ट करनी है? 1, 2 एंड 3. सबसे पहली बात, ऑडिटर निधि कंपनी के बारे में क्या रिपोर्ट करेगा? पहला पॉइंट कि निधि कंपनी का नेट ओन्ड फंड मतलब इक्विटी, सिंपल, अपॉन निधि कंपनी की डिपॉजिट, मेंबर्स ने जो डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट लाइबिलिटी, बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट डेट, शुड बी एटलीस्ट 1:20. 20 अगर दूसरों का है तो मिनिमम 1 तो कंपनी का खुद का होना चाहिए. शुड बी एटलीस्ट 1:20. ये पहली चीज रिपोर्ट करेंगे. सेकेंड चीज रिपोर्ट करेंगे कि निधि कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स जो मेंबर्स ने जमा करवाए हैं, एटलीस्ट उसका 10% शुड बी, एक वर्ड लिखा है लॉ ने, अनएनकम्बर्ड टर्म या अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स. व्हाट इज अनएनकम्बर्ड गाइज? फ्री फ्रॉम एनी चार्ज. हमने कहीं पे भी गिरवी या लोन पर नहीं रखा है इन डिपॉजिट्स को. एंड लास्ट पॉइंट जो हमें रिपोर्ट करना है निधि कंपनी में, क्या निधि कंपनी ने कहीं पर भी डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स? अगर डिफॉल्ट किया है तो ऑडिटर स्टेट करेगा अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट. तो निधि कंपनी की ये 3 बातें हमें रिपोर्ट करनी है, 1:20, 10% एंड डिफॉल्ट. दिस इज योर वेरी शॉर्ट द 12th पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू द 13th पॉइंट. 13th पॉइंट में तो यही लिखा है कि अगर कंपनी ने अपने रिश्तेदारों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किए हैं, अगर कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टी से किसी तरह के भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, कोई भी अरेंजमेंट किए हैं, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी अरेंजमेंट, तो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 188 प्लस 177 प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है.
तो क्या कंपनी ने ये सब डिस्क्लोज प्रॉपर्ली किया है? 188 में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन लो, सेक्शन 177 में लिखा है ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लो। तो क्या कंपनी ने ली है या नहीं ली है? पढ़ के देख लो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड पार्टीज 188, 177. Whether all transactions with related parties are in compliance with 177, 188. सब चीज़ें adequately disclose करी है as per accounting standards. 188 कहता है सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? members approval, special resolution से। 177 कहता है ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए। तो ऑडिटर चेक करेगा सारी चीज़ें ली है या नहीं ली है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है, मैम पहले भी तो आप पढ़ा चुके हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो ये देखिए, कंपनी जब भी अपने रिलेटेड पार्टी से कुछ भी चीज़ आदान प्रदान करती है, जब भी कंपनी रिलेटेड पार्टी से कोई भी चीज़ आदान प्रदान करती है, तो हर कंपनी को मैंडेटरी सेक्शन 189 के तहत एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। उसको कहते हैं रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई कि हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये हो गई कि इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ, in nature of loan, guarantee, investment security, in nature of other contracts and arrangements. तो अगर कंपनी ने कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वाला ट्रांजैक्शन किया है तो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 185 एंड 186 कंप्लाइड विथ और नॉट। अगर कंपनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स की बात करी है तो ऑडिटर चेक करेगा सेक्शन 188, 177 कंप्लाइड विथ और नॉट। ये है तुम्हारे रिलेटेड पार्टी का ये सेक्शन 189। लिसन वेरी केयरफुली, कंपनी रिलेटेड पार्टी से कुछ भी आदान प्रदान करती है, रजिस्टर मेंटेन करो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दो कैटेगरी में है, 185, 186 वाले, 188, 177 वाले। अगर कंपनी लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शंस कर रही है तो 185, 186 और इनके अलावा कुछ कर रही है तो 188, 177। सो दिस इज ऑल विथ योर 13th पॉइंट। नाउ वी हैव छोटा सा पॉइंट, that is 14th point which is talking about internal audit। क्या कंपनी के पास अच्छा खासा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है? कंपनी के साइज, कंपनी के स्ट्रक्चर, कंपनी के बिजनेस के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1, whether company has internal audit system incommensurate in accordance with size and nature of its business, whether reports of internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor or not। So 14th point talks about your internal audit सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है ये चेक करेंगे। और बी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वेदर कंसिडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर और नॉट। इसका ऐसे जानते हैं कौन सा है? 610 के हिसाब से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर करी गई या नहीं करी गई। दैट्स इट विथ योर 14th point। Now if I talk about 15th point talks about non-cash transactions। What are non-cash transaction? अगर कंपनी को डायरेक्टर से या डायरेक्टर ने कंपनी को, मतलब डायरेक्टर और कंपनी के बीच में कुछ नॉन कैश आदान प्रदान हुआ है। एक तो डायरेक्टर ने काम किया, उसको रेम्यूनरेशन मिली और कैश में मिली, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। कोई नॉन कैश आदान प्रदान हुआ है तो ये पॉइंट कहता है सेक्शन 192 कंप्लाइड विथ और नॉट, दैट इज द पॉइंट। और 192 कहता है कोई भी नॉन कैश आदान प्रदान हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। पढ़ के देख लीजिए। whether the company has entered into any non cash transaction with directors or persons connected if 192 have been complied with or not। अगर आप डायरेक्टर से कोई भी चीज नॉन कैश मतलब अदर देन कैश, कोई डायरेक्टर को एसेट दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो 192 के अकॉर्डिंग अपने को क्या लेनी पड़ती है? स्पेशल रेजोल्यूशन। वो ली है या नहीं ली है? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विच टॉक्स अबाउट व्हाट वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टॉपिक, दैट इज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखिए, कंपनी ना ऐसी कंपनियां जो पैसों का आदान प्रदान करती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंपनीज।
क्या कहते हैं उनको? फाइनेंशियल कंपनीज। लोन का आदान प्रदान करना, लोन लेना, लोन देना। अगर फाइनेंशियल कंपनी बैंक के रूप में रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हो सकता है वो कंपनी बैंक नहीं बनी हो बट फिर भी क्या कर रही है? लोन आदान प्रदान करने का काम कर रही है। तो उन कंपनी को क्या बोलते हैं? जो बैंक नहीं बनी है फिर भी लोन आदान प्रदान का काम कर रही है, उन कंपनी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, बैंकिंग कंपनीज पर कारो नहीं लगता है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन एनबीएफसी पे तो कारो लगता है। कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो ये एनबीएफसी पे रिपोर्टिंग करनी है कि क्या एनबीएफसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लागू होता है। तो क्या एनबीएफसी ने 45IA के जरिए रजिस्ट्रेशन ले लिया आरबीआई से? सबसे पहली चीज हम ये रिपोर्ट करते हैं वेदर द कंपनी जो एनबीएफसी है क्या उसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया अंडर 45IA ऑफ विच एक्ट? आरबीआई एक्ट। हर एनबीएफसी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है वरना वो एनबीएफसी इनवैलिड हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 एनबीएफसी का यही है गाइस कि क्या एनबीएफसी ने आरबीआई से 45IA सेक्शन में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है फ्रॉम आरबीआई? Otherwise, it will not be able to commence its business. The auditor will check certificate of incorporation, certificate of registration. Next, whether the company has conducted, क्या कंपनी NBFC का काम या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज कर रही है बट विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट? ऑडिटर चेक करेगा ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं लिया है। कनेक्टेड पॉइंट है। सी पॉइंट, क्या ये एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? जिनका काम ही है दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करना। मतलब ना उनका काम बेसिकली क्या है कि वो दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब मेरा खुद का कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है मैं दूसरी कंपनीज के शेयर्स, मेरे जो टोटल एसेट्स है उसका 90% शेयर कैपिटल दूसरे कंपनीज का है, दूसरे कंपनीज के शेयर्स है, उनको बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, राइट। तो अगर एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वेदर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। इन केस द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया और नॉट। तो एनबीएफसी अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इज इट फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया, इज इट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच क्राइटेरिया? ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। एंड लास्ट, if the group has more than one CIC is core investment company जिनका काम ही ये है business of acquisition of shares and securities। अगर एक से ज़्यादा CIC है ग्रुप में तो इंडिकेट करो कितनी CIC है। तो NBFC में हमें कितनी बातों पे डिस्क्लोजर करना है गाइज? सबसे पहले क्या NBFC ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन RBI से लिया है। सेकेंड पॉइंट हमें रिपोर्ट करना है कि अगर NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज़ कैरी करने वाला कॉरपोरेशन है, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस, क्या उन्होंने वैलिड सर्टिफिकेट लिया है? वैलिड सर्टिफिकेट किससे? फ्रॉम आरबीआई से। क्या ये आरबीआई, क्या ये एनबीएफसी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? तो क्या ये अपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है ऑफ बिकमिंग अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? और अगर ग्रुप में एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है तो यू विल हैव टू रिपोर्ट इट, नंबर यू हैव टू शो कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनबीएफसी और ये था हमारा कौन सा पॉइंट? 16th पॉइंट, जिसको हमें एनबीएफसी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके पॉइंट है जिस पर हमें डिस्क्लोजर करना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैश लॉसेज। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, अच्छे से सुनना है इस पॉइंट को। तो कैश लॉसेज में सिंपल ये लिखा है कि क्या कंपनी ने इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में कोई कैश लॉस इनकर किया है क्या? एक तो इस फाइनेंशियल ईयर में और एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर हाँ तो डिस्क्लोज करो। कैश लॉस क्या होता है? कैश लॉस इज
लॉस इन कैश। देखिए बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, जैसे प्रोविजन बनाना, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, विच आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो टोटल लॉस में से जो सिर्फ कैश लॉस है, अगर कंपनी ने इनकर किया है कौन से साल में, इस साल में और पिछले साल में, तो डिस्क्लोज करेंगे हम कारों में। और ये ही पॉइंट है कि क्या कंपनी ने किसी तरह का कोई कैश लॉस फेस किया है इन करंट ईयर और एक प्रीसीडिंग ईयर। एंड इन प्रीसीडिंग ईयर अगर हाँ, तो शो करो अमाउंट कितना कैश लॉस था। हम कैश लॉस कंप्यूट करेंगे। कैश लॉस इज एडिंग बैक ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम। एडजस्टमेंट कर दो नॉन कैश आइटम को, और कैश लॉस अगर हुआ है तो डिस्क्लोज कर दो। सिंपल अक्यूमुलेटेड कैश लॉसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। उसके अलावा जो हमारा 18 रेजिग्नेशन, अगर स्टैट्यूटरी छोड़ के चला गया, रेजिग रिपोर्ट करना पड़ेगा कि एक ऑडिटर था रिजाइन करके चले गया। ये है आपका 18th पॉइंट, रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वेयर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द ऑडिटर, वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू अकाउंट द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर। आउटगोइंग ऑडिटर को कंपनी से क्या दिक्कत थी, कंपनी के डायरेक्टर से क्या दिक्कत थी, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर डेफिनेटली डालेंगे। So this is all about resignation by statutory auditor. Moving on to the 19th point. चलिए 19th point से पहले एक बार हमने जितने भी points करे हैं उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर 19, 20, 21 points डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो था फिक्स्ड एसेट्स पर। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था इन्वेंट्री पर। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था लोन्स एंड एडवांसेस बाय कंपनी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 185, 186। एंड देन वी हैड पॉइंट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट इज सेक्शन 73 to 76। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेड और मेंटेन्ड सेक्शन 148। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। फिर जब हमने आज का लेक्चर शुरू किया था, वी हैड स्टार्टेड विथ स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में हमने बात करी थी। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट अनरिकॉर्डेड इनकम, जो इस बार सरेंडर हो गई है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, किसको, to bank, to financial institutions, to government and to debenture holders. Then we had talked about the 10th point, जिसमें हमने IPO, FPO, टर्म लोन्स के बारे में सीखा, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में बात करी थी, सेक्शन 42, सेक्शन 62। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट गाइज हमारा जो 11th पॉइंट था IPO, FPO के बाद, इट वॉज ऑन फ्रॉड। फ्रॉड रिपोर्टिंग, ऑडिटर फ्रॉड रिपोर्ट करेगा, 143(12) वाले भी फ्रॉड्स इसमें आएंगे। फिर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट निधि कंपनी के 3 पॉइंट्स, राइट। फिर ये हमारी टोटल 12 पॉइंट्स हो गए। देन हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड पार्टीज। अगर कंपनी ने पूरे साल कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स करे हैं तो अंडर सेक्शन 188, 177। फिर जो हमारा 14th पॉइंट था, इट वाज ऑल अबाउट योर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं कंपनी में, कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है कंपनी में, अंडर सेक्शन 192। अगर हो रहा है तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है या नहीं है। देन वी हैड डिस्कस्ड आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज योर NBFC सेक्शन 45IA, नॉट ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ RBI एक्ट फॉलो किया है या नहीं किया है। देन यू हैड पॉइंट ऑफ कैश लॉसेस, करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग ईयर, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन जो हमारा 18th पॉइंट था जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, इट्स रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी। तो ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए लिस्ट। अभी हमें 3 पॉइंट्स और डिस्कस करने बाकी है, दैट इज योर 19, 20 एंड 21। लेट्स डिस्कस विद द 19th पॉइंट। छोटा ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 19th पॉइंट टॉक्स अबाउट मटीरियल अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द ईयर।
मटीरियल अनसर्टेनिटी टॉक्स अबाउट कि पूरे साल में नहीं, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिस्क डायरेक्टर्स ने फेस करी क्या? देखिए, पढ़िए मेरे साथ में. Material uncertainty during the year to render his opinion based on the financial statements. Very important. Aging and expected dates of realization of financial assets, payment of financial liabilities, other information, the auditor's knowledge of the board of directors and management plan. और इतना समझने के बाद whether auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting all its liabilities on the balance sheet date when they fall due in the period of 1 year. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि क्या पूरे साल में कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है क्या? मटीरियल अनसर्टेनिटी किस कॉन्टेक्स्ट में गाइज? मटीरियल अनसर्टेनिटी इन कॉन्टेक्स्ट विथ रीपेमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट. यहाँ पर ऑडिटर कमेंट करेगा कि मैंने सारी चीजें, सारे फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को चेक कर लिया है और मुझे मैनेजमेंट के प्लान्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि कंपनी इज डूइंग गुड या कंपनी इज डूइंग बैड. यहाँ पर हम वो चीज डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ, कंपनी इज केपेबल, कंपनी कर सकती है, कंपनी अपनी सारी उधारी चुका देगी, कंपनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. एक तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं, या अगर हमको फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को असेस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार कंपनी के पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो लाइबिलिटीज चुका पाए, अनसर्टेनिटी है, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे. दिस इज मटीरियल अनसर्टेनिटी. 10th point is all about CSR. What do you mean by CSR? हर कंपनी को अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो मैंडेटरी सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर कंपनी को, जैसे हर इंसान को थोड़ा बहुत दानपुण्य बनता है, वैसे कंपनी को भी सोसाइटी के प्रति कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है, क्योंकि कंपनी इज ऑल्सो अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो अगर कंपनी पर CSR लागू हो रहा है तो CSR का खर्चा किसके अकॉर्डिंग होगा? शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज लिस्टेड है, प्रोजेक्ट्स लिस्टेड है, उसी में पैसा खर्च करना है. तो क्या कंपनी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च कर रही है या नहीं कर रही है? इसमें भी 2 पॉइंट्स है, क्या कंपनी कर चुकी है उनमें खर्च या कंपनी करने वाली है. लेट्स डिस्कस एंड रीड दिस पॉइंट. Corporate social responsibility section 135 simply says whether in companies in respect of other than ongoing projects, मतलब अभी जो चालू नहीं हुए हैं, क्या कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है, whether company has transferred amount to schedule 7 activities within a period of 6 months on expiry of the financial year in compliance with subsection 5 of section 135. Whether any amount remaining unspent on outgoing project has been transferred to special account in compliance with 135 subsection 6 is your CSR responsibility. देखिए, इन दोनों का अगर मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ तो ये पॉइंट ये कहता है सिंपल तरीके से गाइस कि अगर कंपनी पर CSR लागू हो रहा है सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग, तो ऑडिटर को 2 चीज़ों में रिपोर्ट करनी है. ऑन अदर दैन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब जो प्रोजेक्ट अभी चालू नहीं हुए हैं, होने वाले हैं. एंड नेक्स्ट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में हम, और अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या रिपोर्ट करना है? अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के बारे में हमें रिपोर्ट करना है कि अभी ये प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है, बट वेदर कंपनी हैज ट्रांसफर्ड सच अमाउंट, क्या कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है सच अमाउंट इन द फंड एज पर शेड्यूल 7, मतलब पैसा अलग कर दिया है कि यहीं पे खर्च करना है. और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हमें क्या डिस्क्लोज करना है कि कंपनी वो प्रोजेक्ट्स चालू कर चुकी है, पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया है, बट वेदर कंपनी हैज ट्रांसफर्ड कौन सा अमाउंट? ऑनगोइंग पर खर्च नहीं हुआ है, जो अलग तो करा था स्कूल बनाने के लिए, पर 1 करोड़ अलग किया था, 70 लाख में स्कूल बन गई, तो 30 लाख का अमाउंट इज बीन ट्रांसफर्ड इन स्पेशल फंड एज पर शेड्यूल 7.
अंडर सेक्शन 135 सेक्शन 6। तो ये दो चीज़ों पे हमको रिपोर्टिंग करनी है, राइट। दिस इज योर 20th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ कारो 2020 इज कि अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन एडवर्स कमेंट दिए हैं इन कारो रिपोर्ट, नॉट इन ऑडिट रिपोर्ट, इन कारो रिपोर्ट, अगर ऊपर वाले 20 पॉइंट्स में कहीं पर भी ऊपर जो 20 पॉइंट्स है उसमें ऑडिटर ने कहीं पे भी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स कमेंट, नेगेटिव कमेंट दिया है, तो वेदर देयर हैज बीन एनी क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क, if yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers containing qualification। तो जिन जिन पॉइंट्स में जहां जहां पर क्वालिफिकेशन है उनके नंबर्स बताए जाएंगे। ये है हमारा 21वां पॉइंट। देखिए ऊपर लिखे गए पॉइंट्स में अगर गलतियां, आपने रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन शो किया है तो उसका रीजन तो देना पड़ेगा पैराग्राफ 4 में। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पैराग्राफ 4, रीजन फॉर अनफेवरेबल एंड क्वालिफाइड आंसर। ये जो 21 पॉइंट है वो कह रहा है अगर ऊपर किसी भी 20 पॉइंट्स में कोई नेगेटिव कमेंट है तो उस पॉइंट का नंबर बता दीजिए, पैराग्राफ नंबर। सिर्फ आपको क्या बताना है इसमें, स्टेट द पैरा नंबर, सिंपल, कि कौन से पैराग्राफ में डिस्क्लोज्ड है कि कुछ नेगेटिव बात डिस्क्लोज्ड है। तो ये हमारे कारो 2020 के टोटल 21 पॉइंट्स हैं। तो 19th पॉइंट कौन सा था जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, मटीरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर के हिसाब से कहाँ कहाँ पे रिस्क है, कंपनी कहाँ केपेबल है, इनकेपेबल है। 20th पॉइंट इज योर CSR अंडर सेक्शन 135, ongoing other than ongoing projects, and the last point is qualification, reservation, adverse या negative comments in कारो पॉइंट्स। तो उसका पैरा नंबर डिस्क्लोज कर दो कि इन पैराग्राफ में ऑडिटर ने गलतियां शो करी हैं। सो दीज आर द 21 पॉइंट्स गाइस, जो सिंपल है, इतने टिपिकल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है आपका फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स में हमने टोटल 5 सब पॉइंट सीखे। इन्वेंट्री में 2 सब पॉइंट्स, लोन्स एडवांसेस में 6, इसमें 1, इसमें 1, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में 1, स्टैट्यूटरी ड्यूज में 2 पॉइंट्स, अनरिकॉर्डेड इनकम में 1 पॉइंट एंड 5 पॉइंट्स इन डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट। IPO FPO में हमने 2 पॉइंट्स सीखे। फ्रॉड रिपोर्टिंग में 3 पॉइंट्स कवर किए, निधि कंपनी में 3 पॉइंट्स कवर किए, कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में 1, इंटरनल ऑडिट में 2 पॉइंट्स, नॉन कैश ट्रांजैक्शन में 1 पॉइंट, NBFC में 4 पॉइंट्स, कैश लॉसेस में ओनली 1 पॉइंट, रेजिग्नेशन 1 पॉइंट, मटीरियल सर्टेनिटी 1 पॉइंट, CSR 2 पॉइंट्स एंड दिस इज योर 1 पॉइंट। तो ये हमारे कारो का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने सारे सेक्शंस के नंबर्स एक बार शॉर्ट में आपको सब कुछ बता दिया है। फिक्स्ड एसेट्स 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से सिखा चुकी हूँ। इन्वेंट्रीज, लोन्स, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस क्लास। तो गाइज मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है जल्दी जल्दी आपको कारो एक एक वर्ड के साथ सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश यही थी कि एग्जाम के पहले अगर आप ये 1.5 घंटा 2 घंटा कारो को दे देते हो तो बैक टू बैक आपको 1 वर्ड, एवरी वर्ड यू विल बी एबल टू लर्न। कारो इज़ वेरी सिंपल। अच्छे से सुनकर समझकर ये वीडियो देखिए और एग्जाम में अच्छा करके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड लक टू एवरीवन। होप यू डू वंडर्स इन योर एग्जाम्स। कारो 2020 से बिल्कुल भी मत डरना, अच्छा क्वेश्चन आएगा, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे एंड come out with flying colors. Till then, take care and see you soon. Bye-bye.